हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए अमेरिकी जो संविधान चल रहा है उसके अंतर्गत जो अमेरिका की जो न्यायपालिका थी, सर्वोच्च न्यायालय था, उसके कार्य क्षेत्र हमने करा दिए थे। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है अमेरिका में, उसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। अब के बार इस क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी संभावना है, इसीलिए इस प्रश्न को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास शुरू करते हैं। अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का वर्णन कीजिए। यानी अमेरिका जो संविधान है उसमें न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका वर्णन करना है। अथवा अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ बताते हुए अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं, आलोचना एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार क्या है। तो देखिए, पहले अर्थ देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की होती है। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। यानी एक ही अर्थ में अगर बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जो वैधता होती है उसकी जांच करने का अधिकार होता है। डेमोक ने इसको परिभाषित किया है, न्यायिक पुनरीक्षण व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा बंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। यानी वो देश के हित के लिए हैं, राष्ट्र हित के लिए हैं या संविधान के अनुकूल बनाए गए हैं या नहीं, इसकी निरीक्षण कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। यही न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। कॉर्बन के शब्दों में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें भी अवैध और इसीलिए व्यर्थ समझे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मार्शल, इनकी परिभाषा को महत्वपूर्ण में याद रखना। चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है 1803, ध्यान में रखना, 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन बार, ये महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट विवाद है अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में। 1800 मारवरी बनाम मेडिसन विवाद कहाँ से संबंधित है, अमेरिकी संविधान से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। और ये कब पारित किया था, कब विवाद आया था, 1803 में। इस मामले में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी गई। ये मारवरी बनाम मेडिसन जो बात था उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की जो परिभाषा है वो किस प्रकार से दी गई। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या यही एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए अथवा उन्हें अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया या नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मारवरी विवाद में न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है आपको। अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का आधार, ये अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। देखिए, अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में एक विवाद मारवरी बनाम मेडिसन के निर्णय में की थी। न्यायिक पुनरावलोकन की जो घोषणा की थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब की गई थी, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर जॉन मार्शल। तो मार्शल ने 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन बाद में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का अवलोकन
किया था या वर्णन किया था। आगे देखिए, यह विवाद इस तरह उत्पन्न हुआ कि 3 मार्च 1801, ये जो विवाद था वो क्यों उत्पन्न हुआ था, इस विवाद के बारे में देखिए। 3 मार्च 1801 की रात्रि को राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, परंतु आदेश के जारी करने के पश्चात राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई। यानी उन्होंने आदेश तो निकाल दिया, लेकिन उनके आदेश निकालने के बाद उनकी जो जारी करने की तिथि है, राष्ट्रपति एडम्स की जो अवधि थी राष्ट्रपति पद की, वो अवधि समाप्त हो गई। उस समय तक वह आदेश मारबरी के पास नहीं पहुंचा था। नए राष्ट्रपति जेफरसन ने तुरंत पद संभाला और मेडिसन को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। यानी उसने उसको क्या बना दिया, राज्य सचिव बना दिया। और उन्होंने क्या बनाया था, शांति न्यायाधीश नियुक्त किया था। मेडिसन मारबरी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इसीलिए उसने राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को मारबरी तक पहुंचाने से रोक दिया। मारबरी ने मेडिसन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया। मुख्य न्यायाधीश मार्शन ने मेडिसन के कार्य को अवैध ठहराया और अपने निर्णय में निम्न तर्क प्रस्तुत किए थे। अब देखिए क्या तर्क थे। पहला तर्क कहता है, यह निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है। वही यह बता सकता है कि कानून क्या है। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले पर लागू करते हैं, वे ही उसे उस उक्त नियम की व्याख्या करते हैं, वे ही उक्त नियम का निर्वचन भी कर सकते हैं। दूसरा आता है, यदि कोई दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय की निश्चित ही करेगा कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। या इसका निर्णय कौन करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वही यह निर्धारण करेगा। तीसरा आता है, उसी प्रकार यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है, इस संविधान के विरुद्ध बनाया गया है, और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू हों तो न्यायालय को देखना होगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय देता है या सुनवाई करता है। चौथा आता है, यदि न्यायालय संवैधानिक कानून को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से श्रेष्ठतर और उच्चतर है, तो ऐसे किसी मामले पर जिसमें संविधान भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को ही मुख्यतः प्रधानता दी जाएगी। उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे। निर्णय के परिणाम, मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए निर्णय से अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जो इस प्रकार है। ये संविधान की सर्वोच्चता, सबसे पहला आता है संविधान की सर्वोच्चता। ये सबसे ऊपर किसको रखा गया है, संविधान को रखा गया है। फर्ग्यूस और मैकहेनरी के अनुसार, यद्यपि निर्णय की आलोचना की जाती है, कि न्यायिक निर्णय की आलोचना की जाती है, तो भी न्यायिक परीक्षण का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। अब अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता कानून है। अमेरिकी जो संविधान है ही उसमें सर्वोच्च कानून माना जाता है। संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कोई कानून वैध नहीं है। यानी अगर संविधान के प्रतिकूल कानून बनाया है तो उसे वैध मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय यह कर्तव्य है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये अधिकार किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय का। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध बनाया गया है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है या राष्ट्र हित में नहीं बनाएगा। दूसरा आता है संविधान की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण ह्यूजेस ने कहा था कि हम संविधान के अधीन रह रहे हैं, किंतु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्यों के अनेक कानूनों को जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध थे अवैध घोषित करके इसने संघीय संविधान और कानून की रक्षा की है। संघीय संविधान, संघ के द्वारा जो संविधान और कानून बनाए गए उनकी रक्षा न्यायिक प्रणालियों द्वारा की गई है। तीसरा देखिए, न्यायालय तीसरा सदन। यही जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको तीसरे सदन की संज्ञा दी जाती है। न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय को तीसरा सदन बन गया है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को तीसरे सदन की संज्ञा दी गई है, तो तीसरा सदन किसको कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। लॉस्की ने लिखा है, न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। ब्रोगन का भी मत है कि न्यायिक निरीक्षण का प्रभाव
यह है कि अमेरिका का न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। न्यायिक पुनरीक्षा के अपने अधिकार द्वारा केवल पहले से बनी हुई विधियों का निर्वचन, उनके अर्थ का स्पष्टीकरण ही नहीं करते, बल्कि वे नए कानूनों का निर्माण भी करते हैं या सृजन भी करते। न्यायालय विधियों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ लगाते हैं। दूसरे शब्दों में वे विधियों का नया अर्थ देते हैं। विधियों को इस प्रकार नया अर्थ देने में नई विधियों का निर्माण होता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। न्यायिक परीक्षण द्वारा संविधान की रचना भी की जाती है। इस प्रकार विधियों का जो निर्माण होता है उसे न्यायिक रचना कहते हैं। ध्यान में रखना, कांग्रेस को तीसरा सदन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है। किन कारण? विधियों को नया रूप देने के कारण, नया अर्थ देने के कारण। अभी देखिए, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। न्यायिक निरीक्षण एक परिणाम है कि इसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्रियान्वित हो सका है। मोरो का कहना है, यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता, या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का प्रचलन नहीं होता, तो अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है में 50 प्रतिद्वंदी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण बाहरी अराजकता उत्पन्न हो जाती, यानी संतुलन बना नहीं रहता। पांचवा पॉइंट आता है संघात्मकता की रक्षा। ये न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी रक्षा की जाती है। न्यायिक निरीक्षण का परिणाम अमेरिकी संघ का अब तक का सुरक्षित रहा है। इसके कारण न्यायिक निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण ही अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो अब तक सुरक्षित रही है। न्यायमूर्ति होम्स ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। इस सर्वोच्च द्वारा न्यायिक जो समस्या या कानून बनाए जाए उसकी समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार मेरा निश्चित मत है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकने के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो हमारा संघ अवश्य खतरे में पड़ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव राज्यों के ऊपर अंकुश रखा है और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रोके रखा है। तो देखिए, मतभेदों का निर्माण। इस शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो अलग मुख्य विभागों, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सभी झगड़ों को ठीक निपटाया है। दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोका है। इस आधार पर कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी शासन व्यवस्था का संतुलन चक्र है। फाइनल ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिससे समस्त संघीय ढांचे और महल को मजबूती से जमाए रखा गया है। सातवां था न्यायिक सर्वोपरिता। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा संविधान को परिवर्तित किया है, तथापि समय के अनुसार उसको नई दिशा भी प्रदान की है। इस शक्ति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित 300 कानून और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों को अवैध घोषित किया है। इस तरह 14वें संशोधन के अंतर्गत कानून की उचित प्रक्रिया, उपबंध की व्याख्या इसने इस तरह की कि प्रोफेसर कॉर्बन के शब्दों में, राज्य के कानून को निषिद्ध करने की इसे स्वयं की शक्ति मिल गई है। आठवां आता है राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति सुदृढ़ होना। राज्यों की अपेक्षा संघ की जो शक्ति है वो शक्तिशाली हुआ है, उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। इस शक्ति का अन्य संवैधानिक प्रभाव यह है कि राज्य की तुलना में संघ की स्थिति दृढ़ या मजबूत हुई है। मैकुलो बना मैरीलैंड 1819 विवाद है, ध्यान में रखना। मैकुलो बना मैरीलैंड वाद कब का था? 1819 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को राज्य विधान के विरुद्ध बैंक की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया, यद्यपि संविधान में कांग्रेस को ऐसा कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्राउन बनाम मैरीलैंड 1827, इसको भी ध्यान में रखना। ब्राउन बनाम मैरीलैंड वाद 1827 के निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने वैदेशिक व्यापार को संचालित करने का अधिकार संघीय सरकार को प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संघीय सरकार के हाथ को बहुत मजबूत बना दिया है। अब देखिए, नौवां आता है रूढ़िवादिता को प्रश्रय प्रदान करना। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक और आर्थिक विधियों को रद्द कर दिया है। हेमर बनाम
डेजन आर्ट 1918 का जो विवाद है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उस कानून को अवैध घोषित किया जिसके द्वारा उसने बच्चों को श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेष्टा की थी। 1922 में बैरी बनाम फर्नीचर कंपनी के मामले में, बैरी बनाम फर्नीचर जो कंपनी का विवाद है वो कब का था? 1922 का। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के श्रम को उन्मूलित करने के लिए कांग्रेस के प्रयास को विफल किया था। 1933 और 36 में 13 कानूनों को अवैध घोषित कर सामाजिक और आर्थिक विधायन को विफल करने की प्रवृत्ति चोटी पर पहुंच गई है। फलस्वरूप न्यायालय के इस अधिकार के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसके बाद न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उसे उदार मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। अब आता है न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया। न्यायिक प्रणालियों की प्रक्रिया वो किस प्रकार की है? सर्वोच्च न्यायालय अपने आप ही किसी कानून की वैधता की जांच नहीं करता जब तक उसके पास कोई ऐसा कानून आता है जिसमें संघ और राज्य के किसी कानून को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को अपना निर्णय देना पड़ता है। तो मतलब न्यायिक निरीक्षण का क्षेत्र, न्यायिक निरीक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। न केवल कांग्रेस के बनाए गए कानून, अपितु अमेरिकी राज्यों के संविधान और उनके द्वारा बनाए गए कानून, संधियां जो संघ सरकार द्वारा दूसरे देशों से की जाएं, संघ और राज्यों की कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश शामिल किए जाते हैं। तो देखिए आलोचनाएं, अनेक विद्वानों ने न्यायिक पुनरीक्षण की अधिकार की आलोचना की है। आलोचकों के जो तर्क हैं वो इस प्रकार से हैं। लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा की गई है। कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतांत्रिक भावना की उपेक्षा करता है। शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल, अमेरिकी शासन प्रणाली की मौलिक विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं, यानी इसी के आधार पर तीनों अंगों को कार्यपालिका, व्यवस्थापक और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग किया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च हो जाती है, जिससे शक्ति पृथक्करण की भावना का अंत हो गया। राजनीतिक निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय की नीति और निर्णयों में एक रूपता का जमाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय के निर्णय के विशुद्ध और वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीशों की अपनी मान्यताओं एवं अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे। जितने भी राजनीतिक निर्णय किए गए वो राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे। न्यायाधीशों की अपनी मान्यता उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे। न्यायाधीशों के निर्णय राजनीतिक पुटलिए हुए होते हैं। गैसर के अनुसार न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार परिवर्तनशील हैं जिस प्रकार एक की नकली सिल्क के रंग परिवर्तनशील होते हैं। वे राजनीतिक धूप के कारण शीघ्र बदल जाते हैं। चौथा आता है पुनरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं। न्यायिक जो पुनरीक्षण है उसको कोई संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया गया। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी इस बात को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। पांचवा आता है प्रगतिशीलता में बाधक। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न की है। राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट, कृषि आयोजन एक्ट जैसी प्रगतिशील विधियों को रद्द करके न्यायालय ने अपने को संपत्तिशाली वर्ग का संरक्षक घोषित कर दिया है। छठवां आता है कांग्रेस का तीसरा सदन। इस शक्ति द्वारा न्यायालय को कांग्रेस के तीसरे सदन का रूप ग्रहण कर लिया है। लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है क्योंकि कानून के निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है। रूजवेल्ट ने कहा है, न्यायिक पुनरीक्षण की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय को यदि तृतीय व्यवस्थापिका या तृतीय सदन बना रहने दिया गया तो इससे देश की प्रगति रुक जाएगी और लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। न्यायिक पुनरीक्षण का महत्व,
सामान्य अमेरिकी दृष्टिकोण न्यायिक परीक्षण का प्रशंसक है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खूब खुलकर प्रयोग किया है। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर न्यायिक परीक्षण का समर्थन किया जा सकता है। संविधान की पवित्रता की रक्षा। न्यायिक परीक्षण संविधान की पवित्रता की रक्षा का एकमात्र अस्त्र है। संविधान की रक्षा करते हुए उसने लोकतंत्र के आदेश और प्रशासन की मनमानी से देश की रक्षा की है। सादा संघ प्रणाली की रक्षा। संघात्मक शासन व्यवस्था में जहां केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, वहां यह उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक परीक्षण की शक्ति होना आवश्यक है। तीसरा है कानून की वैधता पर विचार। कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानूनों की वैधता पर समुचित विचार कर सकती है। न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, फिर भी न्यायालय तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर विचार करने का सामर्थ्य रखता है। चौथा आता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय। न्यायिक परीक्षण की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की प्रांतीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है और फिर इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया है। नागरिक अधिकारों की रक्षा। इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकारों को स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य दिया है। छठवां आता है राजनीतिक दलबंदी से ऊपर। आमतौर से सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होता है। सर्दी हो रही है। वह राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।